friends, this is Sonali Gupta, Assistant Professor at Biyani Group of Colleges, and today I am here to deliver a lecture on DNA replication on the behalf of GuruKPA.com. So DNA replication is the process. First of all, what is DNA? DNA is our genetic material which is responsible for the inheritance of our paternal characters to the offspring. सो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसके 6 बेसिक स्टेप्स होते हैं या कुछ उसके बेसिक स्टेप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो उसका बेसिक स्टेप है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो डीएनए में बेसिक होते हैं। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ये 4 बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात जब हम करते हैं तो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये चारों जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो रहते हैं। और जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें या अपर सेल्स की बात करें तो उनके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यानी जो न्यूक्लियस होता है उसका जो फ्लूइड होता है उसके अंदर ये चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। यानी कि ये चारों जो न्यूक्लियोटाइड है मोनोफॉस्फेट्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये शुरू में इनएक्टिव होते हैं, बट फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस इनका एक्टिव होना एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होती है। तो अगर हम इन चारों को एक्टिवेट कराते हैं तो ये ट्राइफॉस्फेट्स के फॉर्म में आते हैं और ये एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। देन वी कॉल देम एज एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स। और जो एंजाइम इनके एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। फॉस्फोराइलेज एंजाइम हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट वो एंजाइम है जो कि इन मोनोफॉस्फेट्स के ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड स्टेप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहला स्टेप होगा कि फर्स्टली सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक तरफ न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन चलता रहता है और दूसरी तरफ दूसरी प्रोसेस चलती रहती है। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस इसको फॉलो नहीं करती है, बट हम जब स्टेप्स पढ़ते हैं तो हमें सारे स्टेप्स पढ़ने होते हैं। सेकेंड स्टेप होता है ओपनिंग ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। अगर हिंदी में बोले तो एक द्विकुंडलित संरचना होती है जो कि इस तरीके की होती है। डीएनए जो होता है वो सुपर कॉइल्ड फॉर्म में हमारी सेल्स के अंदर हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ रहता है जो कि हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इसके ऊपर अरेंज रहते हैं और एक डीएनए को फॉर्म करते हैं। तो ओपनिंग ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए का जो फर्स्ट स्टेप होगा या जो फर्स्ट एंजाइम इसमें काम करेगा वो है हेलिकेज एंजाइम। सेकेंड एंजाइम जो इसमें काम करेगा वो है टोपोआइसोमरेज एंड थर्ड एंजाइम जो इसके अंदर काम करेगा वो है SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। हेलिकेज क्या होता है? हेलिकेज एक एंजाइम होता है। हमारे डीएनए के अंदर एक साइट होती है जिसका नाम होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिंगल ओरी होती है, जबकि हम अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक से ज़्यादा ओरी भी हो सकती है। और वो रीज़न होता है जो हेलिकेज एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ पर जाकर ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए पे बाइंड करता है और डीएनए को अनबाइंड यानी डीएनए की कॉइलिंग को खोलने का काम करता है। आफ्टर अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए टोपोआइसोमरेज एंड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जाकर वहाँ पर बाइंड करते हैं और जो टेंशन अनकॉइलिंग के कारण डीएनए पे क्रिएट हुई है उसको
रिड्यूस करने का काम करते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उस डीएनए को दोबारा कॉइल होने से रोकता है ताकि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस फर्दर फॉलो हो सके। नाउ अगर हम थर्ड प्रोसेस देखेंगे, व्हाट इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? सो द थर्ड प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज प्राइमर फॉर्मेशन। Why primer formation is important? अगर मैं एक डीएनए की बात करूं, सो दिस इज अ डीएनए। अगर मैं इसकी बात करूं तो जब ये ओपन होगा, ठीक है, दिस इज द 5 प्राइम and sorry, this is the 3rd prime and this is the 5 prime and this is the 3rd prime and this is the 5 prime। ये एंटी पैरेलल होते हैं। अगर किसी डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ पर 3rd प्राइम है तो उसके जस्ट अपोजिट 5 प्राइम एंड होगा। 5 प्राइम पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप होगा और 3rd प्राइम पे OH जो कि फंक्शनल ग्रुप होगा। OH से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सो अनबाइंडिंग सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर आके बाइंड करेगा ताकि ये डीएनए वापस से कॉइल्ड ना हो जाए। प्राइमर फॉर्मेशन, प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर एक तरह से बेस प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ने के लिए। तो प्राइमर वो फॉर्मेशन होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड को जुड़ने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। प्राइमर जो एंजाइम प्राइमर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्राइमर बनाने का काम करता है। प्राइमर हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है प्राइमर्स की, 7 to 8 चेन्स का होता है प्राइमर। कुछ इस तरीके का होता है जिसका एक एंड क्या होता है, एक फ्री एंड जो होता है वो 3rd प्राइम होता है और दूसरा जो फ्री एंड होता है वो 5 प्राइम होता है। तो 3rd प्राइम पे OH होता है जबकि 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। जब किस तरह से जुड़ता है, ये 3rd प्राइम है किसी भी प्राइमर का जिसपे कि OH ग्रुप है, ठीक है। इस पे अगर न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड जो आकर जुड़ेगा हमेशा 3rd प्राइम OH पर आकर जुड़ेगा। तो ये वाला एंड इसका हो जाएगा 5 प्राइम फॉस्फेट और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कहलाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ DNA replication, that is primer formation. Now the fourth step is main step, which is replication. अगर हम बात करें ये एक आरएनए प्राइमर है, ठीक है। दिस इज अ आरएनए प्राइमर जो कि अगर हम ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, अगर हम पेरेंटल स्ट्रैंड की बात करें तो पेरेंटल स्ट्रैंड में हमेशा 5 प्राइम से 3rd प्राइम, ठीक है। जो भी 5 प्राइम होगा, 5 प्राइम पे क्या होता है, फॉस्फेट होता है और 3rd प्राइम पे OH होता है। सो दिस इज द 4th स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विच इज रेप्लिकेशन। हमेशा 3rd प्राइम पर जो OH ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर न्यूक्लियोटाइड, ये बात याद रखने की होती है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, पेरेंटल स्ट्रैंड जो है, पेरेंटल स्ट्रैंड के अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा हमेशा 3rd to 5 प्राइम डायरेक्शन में। लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा बनेगा 5 प्राइम टू 3rd प्राइम डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो 3rd प्राइम होता है, 3rd प्राइम के ऊपर OH ग्रुप होता है। दिस OH ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप विच इज रिक्वायर्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। सो यहाँ पर आकर न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा
और इसके साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम फॉस्फेट है, और पहले वाले यानी कि जो पेरेंटल डीएनए था उसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसी तरह फिर यहाँ पर इसका 3 प्राइम OH आ जाएगा, फिर सेकेंड न्यूक्लियोटाइड आएगा, यहाँ पर अगेन 5 प्राइम फॉस्फेट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से एक कंप्लीट चैन जो होगी वो न्यू डीएनए की वो सिंथेसिस होती जाएगी। इधर देखिए, यहाँ पर अगर ये इसका 5 प्राइम है तो जहाँ से रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन हो रही है वो इसका 3 प्राइम हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाले डीएनए स्ट्रैंड की बात करूंगी तो यहाँ पर आकर प्राइमर बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द 3 प्राइम OH। किसी भी बाइंडिंग के लिए 3 प्राइम OH का होना दैट इज नेसेसरी इन द डीएनए रेप्लिकेशन। तो दिस इज 5 प्राइम फॉस्फेट, और यहाँ पर जो एंड फ्री होगा वो होगा 3 प्राइम OH, जिससे कि फिर फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड करेंगे। सेम प्रोसेस होगी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिकॉज ऑफ 5 प्राइम फॉस्फेट, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि पुराने वाले डीएनए स्ट्रैंड से नए वाले न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करेगा। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस डीएनए को और इलैबोरेट करूं, अगर मैं इस नए वाले डीएनए को और इलैबोरेट करती हूँ तो यहाँ पर हमने जोड़ा था प्राइमर जो कि था यहाँ पर 5 प्राइम फॉस्फेट, और यहाँ पर हमें मिला था 3 प्राइम OH। इस पर आकर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, और एक कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते जाएंगे। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जब हम इस वाले स्ट्रैंड की बात करेंगे, इसको हमने बोला है 3 प्राइम OH, तो ये हो गया 5 प्राइम फॉस्फेट, ये हो गया 3 प्राइम OH, और यहाँ पर इस जगह पर जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है, इसमें बनेगा ये फॉस्फेट, ये OH, और कंटिन्यू ये भी बनाएगा। बट क्योंकि यहाँ पर आके ये रेप्लिकेशन फॉर्क खत्म हो जाती है तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसका कंटिन्यूएशन आगे कुछ इस तरीके का होगा जब ये और ज़्यादा ओपन होगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पर भी एक प्राइमर आकर के जुड़ेगा क्योंकि ये है इसका 3 प्राइम OH। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बनी थी जो कि हमने लास्ट डायग्राम में देखा, और यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी और यहाँ आकर वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाली चेन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस मैनर के अंदर बन रही है, इसलिए इस वाली न्यूक्लियोटाइड की चेन को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस चेन और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। बट ये जो है वो एक कंटिन्यूअस मैनर के अंदर नहीं बन रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस चेन। और इनको, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इसको हम बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्योंकि एक डिसकंटिन्यू मैनर में बनते हैं। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो क्योंकि ये वाला कंटिन्यूअस तरीके से बन रहा है, तो ये वाली जो रेप्लिकेशन होगा इस वाले स्ट्रैंड का, ये एज कंपेयर टू दिस स्ट्रैंड फास्ट होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि अगर हम इस वाले की बात करें, इसके कंपैरिजन में ये जो होगा वो देर में बनेगा क्योंकि बार बार प्राइमर आएंगे,
बार बार चेन बनेगी, बार बार प्राइमर आएंगे, बार बार चेन बनेगी। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। सो दिस इज द रेप्लिकेशन, जिसका नेक्स्ट स्टेप है रेप्लिकेशन का जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज रिमूवल ऑफ प्राइमर्स, क्योंकि ये आरएनए प्राइमर्स होते हैं। वाई वी यूज आरएनए प्राइमर, क्योंकि आरएनए प्राइमर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो यानी जो बॉन्डिंग होती है वो उसकी और डीएनए की इजीली हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आरएनए प्राइमर यूज्ड होते हैं। ये जो आरएनए प्राइमर्स हैं, इन आरएनए प्राइमर्स का रिमूवल यहाँ से ज़रूरी होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ताकि और न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो सकें और इस गैप को फिल किया जा सके। तो ये आरएनए प्राइमर का जो रिमूवल होता है, ये आरएनए प्राइमर का रिमूवल करता है पॉलीमरेज 1। पॉलीमरेज 1 जो होता है ये एक एंजाइम होता है जो कि आरएनए प्राइमर को यहाँ से रिमूव करता है और इस रिमूवल की जगह पर यहाँ पर और न्यूक्लियोटाइड आकर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। और क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आकर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो आरएनए प्राइमर रिमूवल इज द 5th स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट इज कंटिन्यूअस बाय पॉलीमरेज, दैट इज DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 is the enzyme that is responsible for the removal of RNA primers from the replication fork. अगर हम next step की बात करेंगे, so the next step is proofreading and DNA रिपेयर। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? जब भी रेप्लिकेशन होता है तो ड्यू टू म्यूटेशन या अदर फैक्टर्स, जिसके कारण जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में बाइंड रहता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन होती है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट इन केस अगर म्यूटेशन होता है या कुछ भी एनवायरमेंटल फैक्टर डीएनए रेप्लिकेशन को अफेक्ट करता है, तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कुछ म्यूटेशंस देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज़ की रीडिंग करना कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ गलती नहीं हो रही, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रूफ रीडिंग। और अगर कुछ मिस्टेक होती है तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो मैकेनिज्म जो होता है, वो पूरी जो मशीनरी होती है उस चीज़ को वापस से सही करने का काम करती है। तो प्रूफ रीडिंग का जो काम करता है वो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो इस तरह की गलती, अगर मैं एक डीएनए बनाऊं, उसमें अगर मैं यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, देन एडेनिन, अगर मैं कुछ इस तरीके का बनाती हूँ, ये एक राइट डीएनए सीक्वेंस है, राइट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, क्योंकि एडेनिन हमेशा
थायमीन के साथ में और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में होगा। बट इन केस अगर मैं बात करूँ, इन केस अगर यहाँ पर सपोज थायमीन आ जाए और यहाँ पर एडेनिन आ जाए, सो दीज इज द म्यूटेशन जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा होने के कारण जो पर्सन है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी आ जाएगी, जिसके कारण वो पर्सन जो होगा वो नॉर्मल से अलग जैसा लगेगा, कुछ सिंड्रोम्स उसके अंदर कॉज हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले प्रूफ रीडिंग होती है। ये प्रूफ रीडिंग करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और अगर इस तरह की कोई मिस्टेक पाई जाती है तो हमारे डीएनए के हमारी जो सेल है उसके अंदर जो डीएनए रिपेयर मशीनरी होती है वो उसको रिपेयर करने का काम करती है। सो दिस इज द 6th स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और उसके बाद में ये जो गैप बचे हैं इनको एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम इस गैप को फिल करने का काम करता है। यहाँ पर भी दूसरे न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट कर देता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाने का काम करता है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ DNA replication. Thanks for watching this video. Please like, comment and share our YouTube channel gurukpo.com. Thank you.